नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOAIT की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि कल मैंने आपको CPU के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। एक्चुअली वो फ्रेंड्स मेरी बहुत पुरानी वीडियो थी, ठीक है, वो ही मैंने कल अपलोड कर दी थी क्योंकि कल मैं फैमिली फंक्शन में बिजी था। ठीक है, तो आज मुझे पता है कि मैक्सिमम को वो वीडियो नहीं पसंद आई है क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जो मैं आज आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ ना, तो अगर उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आप पक्का ही उसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लर्न विद मास्टर इकट्ठा इकट्ठा लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है एक वीडियो पे, देख लीजिएगा कौन सी वीडियो है। ठीक है, तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई क्वेरीज हो। ठीक है, लेकिन फ़ोन मत करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा था CPU ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ा रहा था फ्रेंड्स? CPU ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कल हमने CPU बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब ये डायग्राम है इनपुट कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर, प्राइमरी। ये आपको कुछ समझ आ रहा है? और CPU ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में है, सेकेंड चैप्टर है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले क्या क्या पढ़ा दिया? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा दिए, मैंने आपको मेमोरी यूनिट पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजेशन से पहले? हिस्ट्री एंड जनरेशन के बाद ये आना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ही पता नहीं है, मेमोरी का ही पता नहीं होगा ढंग से, तो आप कैसे कंसेप्ट क्लियर करोगे इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, CPU ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाटा क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन और डाटा क्या चीज़ है। और काफ़ी बंदे हमारे से ये पूछते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन है क्या। क्योंकि देखो, हम यहाँ जो इनपुट देंगे वो कोई ना कोई डाटा होगा, ठीक है, और हमारे पास आउटपुट आएगी वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। अगर वो आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन है तो आपको क्यों उसको आउटपुट की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी आपको जरूरत? नहीं पड़ेगी ना। तो चलिए देखो, डाटा क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, करेक्टर, सिंबल, नंबर, अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, कलेक्शन किस चीज की कलेक्शन होती है? वो हमारे पास वो होती है फैक्ट्स, करेक्टर, सिंबल, नंबर। मतलब क्या है मेरा बोलने का आपको? करेक्टर, सिंबल, नंबर, जैसे A से Z, ठीक है, B 1 2 3 #, ये क्या सारा हमारा डाटा है। ठीक है, क्या है? डाटा। बट क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस डाटा। जो डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास आता है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। ठीक है, और ये एग्जांपल के बाद आपको, मुझे नहीं लगता इंफॉर्मेशन और डाटा में कोई आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक डाटा का एक एग्जांपल बताता हूं जनरली। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ ये क्या है, इंफॉर्मेशन या डाटा? ठीक है, बताओ आप, इंफॉर्मेशन है ये डाटा? ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये कोई अकाउंट नंबर भी हो सकता है, ये कोई रोल नंबर भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये आप बताओ ये है क्या? 150195, कुछ पता लग रहा है? नहीं लग रहा है ना अभी पता। तो अगर मैं इसको ये कर दूं, अब आप सब बोलोगे ये क्या बन गई? डेट बन गई। लेकिन अभी भी ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अब आपको पता है कि ये क्या डेट है, किस चीज़ के लिए डेट शो कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है ये DOB हो, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है ये डेट ऑफ मीटिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ भी हो सकती है डेट, हो सकती है कि नहीं? तो अभी भी ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, डाटा क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ करेक्टर, सिंबल और नंबर। ये करेक्टर, नंबर है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब अभी तक ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इज कमल डेट ऑफ बर्थ, DOB।
ठीक है, ये एक कमल की डीओबी है। अब बताओ ये डाटा है या इंफॉर्मेशन है? अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी भी आप बोलोगे डाटा है। अब डाटा कैसे है? अगर तो ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी कंपनी में हो, आपको पता है एक ही कमल नाम का बंदा है, तब तो आपको पता है कि आपका रिक्वायरमेंट कर दी फुलफिल, तब आपके लिए इंफॉर्मेशन बन गई। लेकिन अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, ये क्या किसी काम का डाटा है? आपको ये लिख के दे दिया इस कमल डीओबी। अब कमल तो लाखों करोड़ों बंदे होंगे, ठीक है, लाखों करोड़ों बंदे कमल होंगे। अब मैं लिखूं कमल डीओबी सन ऑफ XYZ, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? सन ऑफ XYZ। अब इससे क्या हुआ? अब इसमें भी हजारों बंदे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी और कमल और XYZ के सन होंगे। 1000 बंदे तो इंडिया में ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट, लीव्स इन शिमला, कि वो शिमला में रहता है। तो फ्रेंड्स अब आपको पता लगा कि नहीं शिमला में कहाँ रहता है? अभी मैंने वो नहीं बताया, लेकिन ये मान लो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो क्या हुआ इससे कि कमल जो है वो XYZ का है और कहाँ रहता है? शिमला में रहता है। अब ये आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बन गई कि नहीं बनी? इससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई? तो जो डाटा है वो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। उससे पहले अभी आपको मैंने जब ये बताया था ये चीज बताई थी, तो क्या था? ये आपके लिए कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको इसके बीच ये लगा दिया, आपने एकदम सोच लिया कि ये डेट है कोई, ठीक है। उसके बाद डेट के बाद मैंने ये लिख दिया कि ये मेरी डीओबी है, ठीक है। लेकिन डीओबी के बाद मैंने जैसे ही ये बताया डीओबी, ये तब तक उस बंदे के लिए रेलिवेंट है जो मुझे जानता है, ठीक है। जो मुझे नहीं जानता है उसके बाद के लिए तो ये भी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद तो ये भी इंफॉर्मेशन है। तो वो चीज़ तब तक इंफॉर्मेशन नहीं बनती जब तक किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, ठीक है। डाटा और इंफॉर्मेशन में आपको डिफरेंस समझ आया फ्रेंड्स? और कई बार क्वेश्चन आ चुका है डाटा क्या है, वहां पे ऑप्शन आता है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर या अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जैसे ये है। और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? इंफॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन मैं कम से कम 3 to 4 टाइम्स आ चुका है फ्रेंड्स, कम से कम 3-4 टाइम्स। डाटा और इंफॉर्मेशन है क्या चीज, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हुई हमारी डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कल के लिए सॉरी फ्रेंड्स, कल हमारा थोड़ा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाया, और थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूं मैं आपको। ये हमारी मेमोरी हायरार्की, ठीक है। मेमोरी हायरार्की मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहले आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी मेरी कंप्यूटर मेमोरी वाली, सेकेंडरी मेमोरी जो मैंने पढ़ाई थी, वो मैंने बताया था कि ये इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता सीपीयू का, ठीक है। सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता किसे? सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे स्लो स्पीड किसकी होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी की, उससे ज्यादा प्राइमरी मेमोरी की, उससे ज्यादा कैशे की, सब ज्यादा रजिस्टर की। रजिस्टर मैंने कल आपको बताया था कहाँ होते हैं? रजिस्टर होते हैं इनबिल्ट। कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? रजिस्टर्स होते हैं हमारे इनबिल्ट, ठीक है। तो ये देखो, सेकेंडरी की लो, प्राइमरी की उससे ज्यादा, कैशे की, रजिस्टर की। आ रहा है समझ? आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। तो ये है हमारी मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो अब मैं आपको सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको डाटा और इंफॉर्मेशन बता दी कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या चीज है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीपीयू, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? ये हमारे पास सीपीयू का एक स्ट्रक्चर, ये जो छोटा सा है ना, ये जो है, ये हमारे पास सीपीयू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? सीपीयू का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स, और ये क्या है? हमारी मेमोरी यूनिट। ये अलग से क्या है? हमारी मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीजें जनरल से बता देता हूं जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल से सीपीयू का अनदर नेम क्या है? सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे। और
फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन है, पता है? ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन है। मार्शियन ई हॉफ। कौन है फ्रेंड्स? मार्शियन ई हॉफ। क्या है ये? फादर। किसके? माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है फ्रेंड्स। अब बनी कैसे होती है ये सीपीयू? बना किससे होता है? मेड अप ऑफ सिलिका। किससे बना होता है? ये बना होता है सिलिका से। ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए अभी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ये तो पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि किससे बनी होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे शुरुआत। जो आज मैं आपको वीडियो सारी करवाने वाला हूं ना फ्रेंड्स, इसमें से हर बारी मैं अभी मेरे लिख के ले लो, इसमें से 120% क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 120% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। ये देखो आपके पास ये इनपुट है। सीपीयू किस किस से कंसिस्ट है? हमारा कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू का जिसको हर्ट बोलते हैं ना, वो होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। उसका ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शंस होंगे, ठीक है, अर्थमेटिक प्लस माइनस डिवाइड जितना कुछ होगा वो कहाँ होगा? ALU में। कहाँ होगा फ्रेंड्स? ALU में। एंड और नॉट सब कुछ कहाँ होगा? ALU में। ठीक है, मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मैं इसको 5 + 5 भी दूंगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ALU में। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका नाम ही इंडिकेट करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और ये क्या दे देगा हमारे पास? आउटपुट 10। आया समझ में फ्रेंड्स? ALU का काम। कंट्रोल यूनिट का काम क्या बताया मैंने? सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है? ये सिंक्रोनाइज करता है, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस को। ये भी एक्सटर्नल है इसके लिए, ये भी एक्सटर्नल है, बाहरी डिवाइस है। ठीक है, बाहर से जो आउटपुट इनपुट दे रहा हूं उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है और इसके आउटपुट को भी ये कंट्रोल कर रहा है। कब आउटपुट जनरेट करनी है, कैसी आउटपुट जनरेट करनी है, सिंक्रोनाइज करनी है, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने हैं, सारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, उसका रजिस्टर्स में हमारे पास होते हैं MAR, MDR, PC, IR, ACC। ये सबसे मेन चीज है। ये इनमें से हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो ये 5 रजिस्टर। ठीक है, उसका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट, आउटपुट। ठीक है, अब मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ इसकी कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं सीपीयू की वर्किंग। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई आप आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस लगाते हो तो आपको पता है उसका एक सॉफ्टवेयर उसके साथ आता है कि नहीं आता है? CD आती है। क्यों आती है? ताकि जो आप हार्डवेयर लगा रहे हो ना, जैसे आपने प्रिंटर लगाया तो उसकी एक CD होती है ड्राइवर, कि जो उसका हार्डवेयर है वो कंपैटिबल हो पाए हमारे सीपीयू के साथ। ठीक है, किसके साथ? जो सीपीयू के साथ कंपैटिबल हो पाए, जितना भी मदरबोर्ड है उस साथ कंपैटिबल हो पाए। ठीक है, इसीलिए हम वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे बारकोड रीडर है ना आपके पास, यहाँ पे बारकोड रीडर ने क्या किया, एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इसका भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, ड्राइवर इसका इंस्टॉल किया होगा। कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। देखा होगा आपने C में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हार्ड डिस्क से वो कहाँ गया? रैम पे। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो कहाँ चलेगी? इसकी रैम पे, जो इसको नीड थी। ठीक है, क्यों गई वो आप कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर देखो, मैंने वहाँ समझा रखा है। ठीक है, तो रैम पे गई, जैसे ही यहाँ से इनपुट आए, ठीक है, बारकोड रीडर ने ये स्कैन किया तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? कंट्रोल यूनिट के पास गया तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? वो भेज दिया हमारा डायरेक्ट यहाँ प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से इसने क्या किया? डाटा फैच कर लिया अपने लिए। ठीक है, कि ये क्या क्या लिखा है। ठीक है, सीपीयू ने ये फैच कर लिया, ये क्या क्या लिखा है, तो इसने आगे आपके पास सॉफ्टवेयर पे दे दिया, कंप्यूटर पे डिस्प्ले पे आपके पास दे दिया कि ये कोड है। आया समझ में? ठीक है, ये है हमारा इसकी फंक्शनिंग। अब ALU का क्या काम रहा है यहाँ पे? ALU का ये काम है फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे 5 + 5 दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जितने भी अर्थमेटिक फंक्शंस है 5 + 5, ये क्या है? 10। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जितने भी ALU फंक्शंस है, अर्थमेटिक और लॉजिकल और यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस है, वो सारे के सारे यहाँ होंगे। आया समझ? देखो
इनपुट का मैंने आपको बता दिया कैसे काम करेगा वर्किंग, ठीक है। मेमोरी से कैसे डाटा फैच करेगा, ALU का मैंने बता दिया कि क्या है। अब रहता है रजिस्टर का काम, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ना फ्रेंड, इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं MAR, MDR, PC, IR और ACC से, ठीक है। अब ये MAR क्या है, MDR क्या है, PC क्या है, IR क्या है, ACC क्या है, बढ़ते हैं इसकी तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने न्यू टॉपिक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप पूछोगे मुझसे रजिस्टर है क्या चीज़। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर में डाटा स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हार्ड डिस्क का एक 500 GB का साइज़ होता है ना, लेकिन इसका हमारा साइज़ बाइट्स में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे 8 बाइट 16 बाइट्स ऐसे करके डाटा स्टोर करता है, इतना ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं करता, ठीक है। और लगे क्यों होते हैं ये, अब रजिस्टर क्यों लगाने पड़े, जब हमारे पास आप बोलोगे कि हार्ड डिस्क है, रैम है और कैशे मेमोरी लग गई, तब भी हमें रजिस्टर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने आपको फ्रेंड्स कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि CPU है ना जो हमारा, वो बहुत फास्ट प्रोसेसर है, ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है। तो ताकि वो 1 मिनट भी आइडल ना बैठ पाए, मतलब शांत ना बैठ पाए, ठीक है, तो क्या लगा होता है, रजिस्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए रजिस्टर्स लगे होते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है CPU का, रैम का डायरेक्ट एक्सेस है। मतलब रैम जब काम हो रहा होता है ना CPU पे, ठीक है, तो अगर उसके ज़्यादा मेमोरी की जरूरत होती है तो कहाँ जाता है, रैम पे जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी में समझा रखा है ढंग से कंसेप्ट, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे MAR क्या करता है, अब मेन फंक्शन आता है हमारा MAR क्या करता है, ठीक है। तो CPU की स्पीड ज़्यादा बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, CPU की स्पीड ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया है, ये रजिस्टर लगा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि CPU जल्दी काम कर सके, ठीक है। तो अब आती है MAR की बात, ठीक है। अब MAR क्या करेगा, ठीक है, MAR क्या करेगा कि जो अब यह लिखा है मैंने, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। जो हमारी एक्टिव मेमोरी लोकेशन होगी ना, मतलब जिस पे हम काम कर रहे होंगे, उसका एड्रेस ये रखेगा, ठीक है। कैसे, अब मान लो हम कर रहे, यहाँ देखो ये गया रैम के पास, ठीक है, ये देखो MAR के पास गया, कंट्रोल सिग्नल ने MAR के पास भेज दिया। मान लो ये मेरी रैम है, हम कर रहे हैं इस एड्रेस पे काम, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इस एड्रेस पे जब हम काम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये एड्रेस इसने क्या किया, अपने पास ही सेव कर लिया, यहाँ 1000 लिख दिया। क्यों सेव किया इसने, ये इसने इसलिए सेव किया ताकि जो हमारा CPU हो ना, उसे बार बार रैम के पास ना जाना पड़े। कहाँ ना जाना पड़े, रैम के पास ना जाना पड़े, इसलिए उसने सारा का सारा डाटा कहाँ सेव कर दिया, अपने पास, ठीक है। डाटा नहीं, एड्रेस सेव किया। क्या किया फ्रेंड्स, एड्रेस MAR ने सेव कर दिया, ठीक है। आया फ्रेंड्स समझ, देखो तभी मैंने क्या लिखा है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, कि जो भी लोकेशन इसको CPU ने नेक्स्ट अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ चल जाएगी, MAR के पास चल जाएगी, ताकि इसको बार बार उठ के CPU को इस प्राइमरी मेमोरी के पास ना जाना पड़े, इसलिए वो MAR के पास रजिस्टर में चले जाएगा, ठीक है। आया फ्रेंड्स समझ। अब क्या होगा, ठीक है, जब वो इसके पास चले गया ना, तो एड्रेस लेके तो कोई फायदा नहीं कि एड्रेस ले लिया उसने, ठीक है। अब उसे घर का पता भी तो होना चाहिए क्या क्या है उसमें, क्या डाटा है। और CPU को तो डाटा पे काम करना है, एड्रेस पे तो काम करना ही नहीं है, ठीक है, उसके डाटा पे काम करना है। तो अब डाटा पे कैसे काम होगा, जो MDR होता है ना फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हम मेमोरी डाटा रजिस्टर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, MDR को कहते हैं हम मेमोरी डाटा रजिस्टर, लिख लीजिएगा फ्रेंड्स इसे। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये पहली बार HPSSB GOIT का पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुके हैं। इनसे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, PC IR एक्यूमुलेटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन MAR और MDR के तो सिर्फ वही आज तक सिर्फ इसका वो पूछा गया है, फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या कहते हैं। PC IR एक्यूमुलेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, MDR क्या है हमारे पास, मेमोरी डाटा रजिस्टर। क्या है फ्रेंड्स, मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो इसने क्या किया, MAR ने तो ये रख दिया, अब MDR ने क्या किया, वो डाटा ही होल्ड कर दिया। अब जैसे ये डाटा था वो कहाँ सेव हो गया, हमारा MDR में। अब देखो क्या हुआ, CPU की नीड होगी, कहाँ जाएगा,
अगर इस एड्रेस की बार बार नीड है अभी, जैसे अभी कर रहा है, तो इसे बार बार उठ के प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं जाना पड़ेगा, रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा MER पे, एड्रेस हमारे पास MER के पास है, डाटा हमने यहाँ सेव करके रखा है, तब तक डाटा होल्ड कहाँ हो रहा है, MDR पे। ठीक है, आया मेमोरी डाटा रजिस्टर पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। और ये फ्रेंड्स एक बार नहीं, इसे तो आप 1000 बार इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे इतना इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कि ये आप दिन रात रटते रहिए, चाहे PC क्या करेगा और IR क्या करेगा और ACC क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स हमारे पास PC की फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर। क्या है फ्रेंड्स, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ठीक है, क्या करता है, होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको लिख लीजिए पहले आप, इट होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब आपको इसका मतलब नहीं समझ आएगा, टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। और फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि ये हर कुछ फालतू करवा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको जो भी आपको मेरा नाम सजेस्ट होगा, जो भी लिखना होगा यूट्यूब कमेंट में लिख देना, क्योंकि ये पक्का आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। CPU ऑर्गेनाइजेशन से ALU भी पूछ लेते हैं, रजिस्टर के बारे में ज़्यादा, मैक्सिमम तो रजिस्टर के बारे में पूछते हैं। ALU की फुल फॉर्म या CPU की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। CPU की फुल फॉर्म तो मैंने आपको कल करवा दी थी। ठीक है, अब आता है PC। क्या होता है, मान लो ये हमारी इंस्ट्रक्शन 1 है, INST1, और ये हमारी इंस्ट्रक्शन 2 है। ठीक है, क्या होता है कि अब मैंने आपको सब तब से लेकर बोले जा रहा हूँ, चीख चीख के चला रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो रजिस्टर लगे ये सारे CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए लगे हैं। ठीक है, क्या के लिए लगे हैं, CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए लगे हैं। क्यों, अब क्या होगा, अब MER MDR ने तो कर दिया ये काम, अब वो एक ही इंस्ट्रक्शन थोड़ा ना करते रहेगा, 1000 पे थोड़ा ना बैठा रहेगा वो, उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे तो जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो, जैसे ये मैंने बताया था आपको, उसमें 1000, तो वो इस पे तो जाएगा, 1001 पे भी तो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो PC होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा ना जो फ्रेंड्स, वो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उस सारे के साथ जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उसको अपने पास लिख देगा। ठीक है, जैसे उसे पता है कि मैं अभी इस पे पहुंचा हूं, मुझे अगली इंस्ट्रक्शन ये चाहिए, अगला काम ये चाहिए, तो अगला काम यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो पहले ही वो एड्रेस इसको सेव कर लेगा अपने पास। ठीक, क्या बोला मैंने, इट होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इसने क्या किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फैच होनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ, इसको लिख लेना फ्रेंड्स, यहाँ गलती हो गई, एड्रेस ऑफ, क्या बोला फ्रेंड, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसने क्या किया, जो अब आगे आना था 1001, इसको क्या कर दिया, इसने सेव कर दिया। ठीक है, अपने पास, ताकि CPU को 1 मिनट भी आइडल नहीं बैठेगा। जैसे उसे पता लगेगा कि नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर से क्या लगेगा, उसको पता है कि मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये फैच होनी है, इसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है, तो वो चले गया प्रोग्राम काउंटर के पास। ठीक है, अब क्या, जो अभी आपके पास, अब IR का क्या काम है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर आपको समझ आ गया होगा, और प्रोग्राम काउंटर पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, पूछा ही जाता है इसको, चाहे आप कितना भी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड अब आता है हमारे पास IR। मैं आपको MER समझा चुका हूँ, MDR समझा चुका हूँ, PC समझा चुका हूँ। मैं फ्रेंड्स इस पर बार बार आपको बोल रहा हूँ, फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते ही आते हैं। अगर नहीं होता विश्वास तो छोड़ देना, नहीं वीडियो स्किप कर दो, कल की वीडियो देखना फिर। ठीक है, तो अब आता है IR क्या करता है, देखो MER ने एड्रेस होल्ड कर दिया, इसने डाटा होल्ड कर दिया, PC ने, प्रोग्राम काउंटर ने बता दिया कि भाई ये हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो, नेक्स्ट एड्रेस ये है, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब IR ने क्या बोला, IR ने क्या किया, जो भी प्रेजेंट, अब वो भी तो चाहिए जो प्रेजेंट हमारा जो काम करेगा। ठीक है, प्रेजेंट रजिस्टर,
तो इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूट। जो हमारी करंट अभी जो इंस्ट्रक्शन हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 बताया था फ्रेंड। जैसे अभी इंस्ट्रक्शन 1 हो रही है तो इंस्ट्रक्शन 1 को कौन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो कर रहा होगा IR। ठीक है, कौन होल्ड करेगा उसको, उसको करेगा IR। ठीक है, अब आता है एक्यूमुलेटर फ्रेंड्स, ACC। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर उठा के देख लेना ही, अगर नहीं पूछा हुआ तो मेरा नाम बदल के रख देना, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ। एक्यूमुलेटर, द ALU मेक्स यूज ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। क्या होता है ना फ्रेंड्स, मान लो ALU ने क्या किया, 5 + 5 आया, तो कहाँ स्टोर होगा डाटा, पहले एक्यूमुलेटर में। क्यों, अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी, मान लो इसके साथ मैं 5 लगा देता हूँ, इंटू 5 की है, सब पहले तो हमारा 5 × 5 होगा, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया, फिर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो कैसे करेगा, ये क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट डाटा है, डाटा कहाँ स्टोर कर रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो ये जो +5 होगा ना, वो क्या होगा, ऐसे करके ऐड होगा इसके साथ। तो इसके लिए कमांड होती है, जैसे मान लो ये करेगा ऐड एक्यूमुलेटर, ऐसे करके एक कमांड होती है, बहुत डीप होता है फ्रेंड, तब भी मैं समझाता नहीं हूँ वैसे। ठीक है, ऐड एक्यूमुलेटर क्या करेगा, जो 5 + 25 होगा ये क्या हो जाएगा, 30। तो डाटा कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा, द ALU मेक यूज ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा ना फ्रेंड्स, इसकी जो आउटपुट होगी वो कहाँ जाएगी, पहले एक्यूमुलेटर में सेव होती रहेगी। कहाँ होगी फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर। उसके बाद कहाँ जाएगी वो, आउटपुट पे। आया समझ कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। और किसी ने मुझसे अभी तक ये भी नहीं पूछा, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों को या खुद पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर नहीं पता है कई फ्रेंड्स को कि रैम को हम रैम क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, पता है आपको कुछ, आपने किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि रैम को हम रैम क्यों कहते हैं, है फ्रेंड्स, पता है आपको? हाँ जी फ्रेंड्स बताइए, रैम को रैम क्यों कहते हैं? अगर पता है तो प्लीज़ आप यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रैम को हम रैम इसलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी ने मुझसे आज तक ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों होती है, इसका मतलब क्या है। देखो फ्रेंड्स, हम डाटा को ना क्या करते हैं, 2 टाइप से, या तो सिक्वेंशली रीड करते हैं, रीड राइट करते हैं। ठीक है, सिक्वेंशली मतलब जैसे 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डाटा को या तो हम कैसे रीड करेंगे, पहले ये फिर ये, जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक टेप का समझाया था ना, ये फिर ये, ऐसे करके डाटा को रीड करेंगे। ठीक है, या राइट करेंगे सिक्वेंशली। ठीक है, लेकिन या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर राइट कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। ठीक है, रैंडमली करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, एक सिक्वेंशली और एक रैंडमली। ठीक है, तो क्या होता है, सिक्वेंशली का मतलब होता है कि लाइन वाइज, पूरा लाइन वाइज, पहले ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये ऐसे करके राइट करेगा। ठीक है, लेकिन रैंडम में क्या होता है ना, ये जगह खाली मिली यहाँ चले गया, ये जगह खाली मिली यहाँ चले गया, ये कोई अलग जगह मिलेगी वहाँ चले गया। तो ये फास्ट होने का सबसे बड़ा कारण तो एक ही यही है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा जो आप स्टोर करते हो ना फ्रेंड, डाटा स्टोर करते हो वो आप रेंडमली करते हो। ये मेमोरी लोकेशन खाली है तो यहाँ चले गया, इसमें चले गया, इसमें चले गया, किस जहाँ इसका मन करता है वहाँ ये रीड भी कर सकता है, वहाँ से राइट भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो ही हमने इंस्ट्रक्शन डाली, अब मैंने इंस्ट्रक्शन डाली कि मेरे को 4 नंबर पे जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर सिक्वेंशली करता होता है लाइन वाइज तो पहले चलता, दूसरा तीसरा चौथे के बाद जाके तब पहुंचता, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट चौथे पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि रैंडमली रीडायरेक्ट करता है, सिक्वेंशली नहीं करता। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कि हर कहीं जिस पे भी एक्सेस चाहता है, जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस चाहिए वही मेमोरी लोकेशन ये एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ? तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक थोड़ा टफ जरूर था, मैं मानता हूँ टफ जरूर था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। मैंने आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन आज ऐसे ही करवा दिए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स कल मैं आपको, कल
फ्राइडे है कल, मैंने जैसा आपको बोला था मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेगी। कल मैं आपको फ्राइडे को क्या लेकर आऊँगा, सबसे मेन चीज़ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। किसके ऊपर? मेमोरी के ऊपर बेस्ड, ठीक है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड, और आधे क्वेश्चन कोशिश करूँगा इसके ऊपर बेस्ड भी हो, ठीक है। हम कल 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, एक क्विज करेंगे, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मंडे से इंटरनेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इंटरनेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते हमने 2 चैप्टर कर लिए। कौन कौन से? एक मेमोरी, एक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। और पिछले हफ्ते भी हमने 2 चैप्टर किए थे। कौन कौन से? एक हिस्ट्री एंड जनरेशन और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले हफ्ते हम इंटरनेट और सिक्योरिटी कर लेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर ये भी कर लेंगे, तो आपके 6 चैप्टर्स हो जाएंगे और उसकी क्विज भी लगा लेंगे साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिमोटिवेशन आ रही है अंदर से, क्योंकि रोज़ के रोज़ व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। या तो आपको मेरा डाटा पसंद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप वो भी कमेंट नहीं कर रहे। अगर आपको मेरा डाटा पसंद नहीं आ रहा है, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रहा है, या तो मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, तो वो बताइए। देखिए, एक सुरेश ठाकुर जी हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक राखी शर्मा, एक आरती ठाकुर, और एक लक्ष्मी वर्मा, और राहुल ठाकुर, और एक अजय नाम से कोई है, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी इनकी तरह प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। एक कविता शर्मा, इंदु ठाकुर, ये 2 भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल ग्रो कर पाए। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे ना फ्रेंड्स, वैसे मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगा। और जैसे ही लाइव क्लासेस लूँगा तो हम MCQs इतने ज़्यादा कर सकते हैं कि पेपर आने तक आपका कंप्यूटर का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और अगर लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो जाती है तो मैं आपको पॉलिटिक्स और साइंस इतने अच्छे वे में पढ़ा सकता हूँ, बहुत ही अच्छे वे में, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स, साइंस और हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द इसे शेयर कीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पहुँच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।